देखते रहिए चक्रम टाइम न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्रम टाइम न्यूज़ में हुमायरा। और आज हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता मौजूद है, यशपाल नेगी जी, जो कि 3 बार से जिला महामंत्री भाजपा में हुए हैं और उनसे जानते हैं कुछ सवाल। से नमस्कार। नमस्कार मैम। पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे जो कि तीसरी बार जिला महामंत्री हुए जी हैं। मैम, हम तो संगठन का कार्य करते हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में जो कार्य संगठन के द्वारा दिया जाता है उसको निभाने का पूर्ण अपना दायित्व है, उसका निर्वहन करने का प्रयास रहता बिल्कुल। सर, सुनने में आता है कि इससे पहले यहाँ पर आपकी वाइफ जिला पंचायत सदस्य रही है, तो क्या क्या कार्य आपके द्वारा 5 सालों में हुए हैं, तो कुछ बताएंगे? है। पहले तो मैं आपका यहाँ पर चक्रम न्यूज़ का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और थैंक यू। आपका कि आप यहाँ पे आए और आपने एक संवाद का ये कार्यक्रम रखा, उसके लिए मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि पूर्व में वाइफ जिला पंचायत रही है, ये पिछला जो कार्यकाल रहा 19 से 24-25 के मध्य में, जी बिल्कुल। इसमें वो जिला पंचायत के चुनाव लड़े और अब जनता के द्वारा उनको चुना गया। और जो कार्य हमने सोचे थे उनको करने का, अमली जामा करने का, उतारने का, जमीन पर उतारने का प्रयास भी किया। और इस जी बीच में आपने देखा कि जो पिछला कार्यकाल था उस बीच में एक कोरोना जैसी महामारी भी आई, उसका भी हम बिल्कुल। सब ने सामना करा। उसमें 1.5 2 साल का समय तो उस बीच में निकला, लेकिन फिर भी जी हमने जो अपने कार्य जो पब्लिक के द्वारा संज्ञान में लाए गए उनको निभाने का प्रयास करा। सर, सुनने में आता है आपने यहाँ पुस्तकालय का निर्माण कराया है और साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे मंदिरों की साफ सफाई का और उनकी जिम्मेदारी को भी बहुत अच्छे से निभाया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम, क्योंकि अपने आप तो कोई भी पूर्ण नहीं होता। जैसा वाइफ जिस समय जनप्रतिनिधि तो उनके संज्ञान में विभिन्न जगह गए तो लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया गया कि एक सामाजिक कार्य है। कई जगह मंदिर में जैसा टीन शेड बनने थे, जी या कहीं पे कहीं छत, वैसे जो सार्वजनिक मिलन केंद्र हैं ऐसे नहीं थे, तो उनकी स्थापना के लिए लोगों के द्वारा बात रखी गई। तो फिर उसको उनके द्वारा ही, उनकी सलाह के द्वारा और उनके साथ विचार प्रकट करके ही उनको अमली जामा पहनाया गया। बिल्कुल। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अभी की अगर स्थिति देखी जाए तो बरसात का टाइम चल रहा है, सड़कों पे गड्ढे बहुत ज़्यादा है और पानी भरा हुआ है। कई स्कूलों में भी आप देखते हैं तो वहाँ पर भी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम, एक चीज़ है कि जैसा आपने देखा होगा विगत हमारे उत्तराखंड को बने हुए लगभग 26वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। और आपने देखा होगा कि जो उत्तराखंड का सपना लोगों ने देखा था उसको परिपूर्ण करने का, जैसा कि अटल जी ने कहा था कि ये प्रदेश, हमारा जो उत्तराखंड राज्य बना इसको अटल जी ने बनाया था। और अटल जी का आज मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए बात कही कि अटल जी ने बनाया था और हम मोदी जी और अपनी यहाँ की सरकार के द्वारा उसको आगे संवारने का काम किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि विगत तो वर्षों में जी विकास कार्य तेजी से है। और ये भी आवश्यक है कि जिस तरह अगर आप हमारे क्षेत्र में आए तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। जी एक तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और आपने देखा होगा कि अभी अगर आप क्षेत्र में जाएंगे भी तो जो हमारा जो सहसपुर विधानसभा का क्षेत्र है एक भौगोलिक दृष्टि से बहुत फैला हुआ है। बिल्कुल। आप इस शहर की विधानसभाएं आप देखेंगे 5-7 किलोमीटर में परिवर्तन आपको नजर आता है। लेकिन हमारी सीमाएं एक तरफ तो हिमाचल बॉर्डर से लग रही हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लग रही हैं। आप इधर को जाएंगे तो हरियाणा बॉर्डर भी टच हो रहा है, बिल्कुल। आप इधर को जाएंगे सहारनपुर टच हो रहा है। तो मतलब देहरादून चंद्रमणि तक हम, कलिमटाउन तक हम हैं, प्रेमनगर तक हम हैं, आप मसूरी तक, मसूरी की जड़ पे अगर जाएंगे मसाज पट्टी, तो अभी एक रोड जो भविष्य में जाने वाली है जिसका मतलब अभी कार्य, मतलब जैसे कहा है कि 44 किलोमीटर का एक और नया मार्ग बन रहा है, तो उसमें भी ये वाली रोड भी सम्मिलित होगी। तो आप बिल्कुल। भौगोलिक दृष्टि से हमारी विधानसभा का जो क्षेत्र है लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक फैला हुआ वेरी गुड। है ना। तो हम आपसे जानना चाहते हैं जिस तरह से एसआईआर का मामला चल रहा है, इसमें जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि वोटर उन लोगों को कि अपनी जगह पर वोट दें, जगह जगह पर स्थितियाँ आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम देखो, एसआईआर का कार्य तो ये पुनरीक्षण का कार्य है, और पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण का कार्य ये भी है कि हमारे देश में जो कई मतदाता ऐसे हैं कि जो कई जगह अन्य जगह भी हैं। और एक मतदाता का मैंने अभी कल परसों ही संज्ञान आ रहा था कि ऐसे ऐसे मतदाता भी हैं कि जिनका 5-5 6-6 जगह नाम वोटर लिस्ट में है। अब एक व्यक्ति 5 साल में अगर 6 जगह वोट करेगा तो निश्चित तौर से वो औरों के परिणाम भी प्रभावित होते हैं और अधिकार भी प्रभावित होते हैं। तो जो सरकार के द्वारा गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है, इसमें जो मुख्य उद्देश्य ये सरकार का है
कि जो हमारे देश में घुसपैठिए टाइप के लोग हैं, जो फर्जी आईडी के द्वारा यहाँ पर आ रहे हैं या जिनको कोई वैधानिक पूर्व में आईडी नहीं है, उसके द्वारा यहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में किसी तरह नाम जुड़वा लिया। लेकिन अब जो गहन पुनरीक्षण है इसमें 2003 की मतदाता सूची में जिनके परिवार का सदस्य का नाम यहाँ पर है, अभी फर्स्ट पहले प्री एसआईआर था और अब एसआईआर चल रहा है, तो उसमें एसआईआर के माध्यम से उन लोगों का उनके जाके उनसे मिलकर जो अपनी बीएलओ है संपर्क कर रही है, अपनी पार्टी के बीएलए टू भी संपर्क कर रहे हैं और उसके द्वारा उनको फॉर्म बनाए। पहले जो हमारी सूची है उसमें 2003 की सूची के आधार पर यदि उनका परिवार का मतदाता या पिता या माता का किसी का नाम भी है तो उसके आधार पर बच्चों के नाम जो बालिग हो चुके हैं या पूर्व में मतदाता रहे हैं, 17 में रहे हैं, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और यदि यहाँ की बिटिया की शादी कहीं और हो गई है तो यहाँ वो अपना अपना यहाँ का विधानसभा का अपना भाग संख्या और अपना जिस उसमें उसका बूथ पर अपना मतदान केंद्र है, तो वो उसका मतदाता सूची का क्रमांक लगाकर वहां पर भी अपना नाम जुड़ा सकती है। और अब कुछ लोगों को दिक्कत ये भी आ रही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि मतलब 2003 में यहाँ पर नहीं थे, हो सकता है 16-17 में आए हो। अब मैपिंग होगी तो मैपिंग में वो पहले तो मैपिंग में वहीं जुड़ेंगे जहाँ पे 2003 में उनके परिवार के सदस्यों के नाम है और बाकी वो जो आगे होगा वो अनमैप करा सकते हैं उसके द्वारा। अगर वो यहाँ पर आ गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं तो उसके रहेगा तो मतदाता एक जगह पे, मतदाता की जगह रहेगा। सर, नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा उत्तराखंड में एक ये ऐसा हो गया है कि बिल्कुल ही नशा चारों तरफ फैल गया है। इसमें छोटे छोटे बच्चे चपेट में आ रहे हैं। कोई ना कोई फैमिली अपने बच्चों को लेकर घर परिवार में बहुत ज्यादा परेशान है। तो क्या आप सरकार से अपील करेंगे, खुद से क्या कहना चाहेंगे कि इस नशे की रोकथाम को किस तरह से रोका जाए? देखो, इसमें नशे में कोई सरकार भी तभी कार्य करेगी अगर जनता भी इसको सहयोग करे और जनता के साथ जनप्रतिनिधि भी सब बराबर की उसमें हिस्सेदारी अपनाएं। और यदि आसपास कोई तत्व ऐसा पाया जाता है कि जो ऐसे साधन उपलब्ध करा रहा है तो उसको आप ये नहीं कर सकते, आप जस्ट पुलिस को नोटिफाई तो कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति इस स्थान पे ये चीज उपलब्ध करा रहा है। इसमें तो किसी को अतिशुक्ति नहीं। अगर हम ही सरकार के साथ अगर हम केवल सरकार से पेशा करेंगे, सरकार वहीं से बैठ के सब कुछ चीजों को मॉनिटर कर लेगी, ये पॉसिबल नहीं है। ये सभी जनप्रतिनिधियों का, अपने क्षेत्रवासियों का और सबका सहयोग इसमें बहुत जरूरी है। और आपने जैसे कहा कि आज की जो युवा पीढ़ी है हमारी बहुत अच्छी है। युवा ही हमारे देश का भविष्य है और यदि हमें भविष्य को सुरक्षित रखना तो थोड़ा मेरा पेरेंट्स से भी है कि पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किसके साथ आता जाता है और उसका दिनचर्या में क्या शामिल है और वो कहाँ जाता है या रात को लेट तो नहीं आ रहा है। इन चीज़ों को नोट करना है। हमारा बच्चा कहीं नशा तो नहीं करता। वैसे माँ बाप की कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा इन उसमें ना पड़े, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है कि वो स्कूल में जाता है क्या करता है, बीच में जाए। अगर वो स्कूल के नाम पे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि स्कूल में बंक मार रहे हैं, तो ये भी प्रॉपर। और स्कूल वाले भी आजकल इंटीमेट कर देते हैं कि आपका बच्चा आज एब्सेंट है। तो अगर माँ बाप के संज्ञान में ये चीजें हैं, माँ बाप समय से इनको अवेयर रहे इन चीजों के प्रति, तो मुझे लगता है कि कोई ताकत ऐसी नहीं कि जो हमारे देश को कमजोर कर सके। लेकिन फिर भी कुछ अवांछित तत्व ऐसे हैं कि जो इसमें खुद से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयासों को भी सरकार के द्वारा सफल नहीं होने दिया जाएगा। सर, एक चीज देखी जा रही है, उत्तराखंड के अंदर अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं। शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि कहाँ से रेंट पे भी जिस तरह से आप देखते हैं कि बाहर के लोग आकर रह रहे हैं। तो क्या वेरिफिकेशन किस तरह से होनी चाहिए, क्या करना चाहिए और किस तरह से आप जनता को बताएं थोड़ा? मैं इसमें ये कहना है कि सरकार के द्वारा पहले ही नोटिफाई किया गया कि अगर हमारे घर में कोई किराएदार आ रहा, रेंटल में आ रहा, तो आप उसको किराए पे रखने से पहले उसकी जांच परख कर ले करें, उससे एक वेरिफिकेशन फॉर्म भरवा लें और पुलिस को इंटीमेट कर लें, क्योंकि वो वेरिफिकेशन खुद करवा के लाएगा कि जहाँ पे रहने वाला, क्योंकि आपको तो नहीं पता। आप तो वो कोई आपसे नॉर्मल बात कर लेता कि नहीं मैं बहुत मजबूरी हूँ, मुझे किराए पे दे दो। आप इतना भावुकता के आधार पर किसी को जिसको आप जानते तक नहीं, आप उसको किराए पे नहीं रखते। हो सकता है वो कोई छुपा हुआ उसके जो चेहरा हो वो सामने ना आए, हो सकता है वो किसी जगह अपराध करके आया हो। यदि आप वेरिफिकेशन वो प्रॉपर करा लेंगे तो आपको पता रहेगा कि नहीं, जो हमने आदमी रखा है वो बिल्कुल सही है। और नहीं तो जो घटनाएं भी घट रही हैं उसमें थोड़ा जो अपने मकान मालिक से या छात्रावास में जो बच्चे हम हॉस्टल्स में रख रहे हैं तो उनका भी वेरिफिकेशन करा लें। अगर वेरिफिकेशन कराएंगे तो आपको उनका सारा पुलिस का पुराना रिकॉर्ड पता चल जाएगा और उससे आपको भी आसानी रहेगी। और मेरा तो एक इनसे भी अपने जो हॉस्टल्स में बच्चे रखते हैं उनसे भी आग्रह है कि आप भी एक अभिभावक की तरह, क्योंकि माँ बाप ने आपकी पर उसमें
छोड़ा हुआ है, कस्टडी में छोड़ा हुआ है बच्चे को, जी, जी। आप भी उसको इस तरह रखेंगे जिस तरह आप अपने बच्चे की केयर करते हैं कि 9 बजे वो बच्चा हमारे घर पे समय से आ रहा है या रात को देर रात से आ रहा है, और यदि आ रहा है तो उसके आपके समझाने के बाद भी वो आपका कहना नहीं मानना, तो उसके माँ बाप को भी इंटीमेट करें और भविष्य में उसको फर्दर नोटिस दें, और इस तरह तब जाके इन चीज़ों को रोका जा सकता है। सर देखा जा रहा है जिस तरह से आपने यहाँ पर विकास के कार्य बहुत ज़्यादा किए हैं, राजा रोड पे ही नहीं, जहाँ जहाँ आपके क्षेत्र में जिस जगह आपका वोट पड़ता था या जिस जगह पर आपका एरिया थे उसमें आपने विकास के कार्य किए हैं। तो अगर आपको एक बार फिर मौका मिलता है दोबारा से आने का, तो आप किस तरह के विकास कार्य करेंगे? मैम हमारा तो यही कहना है कि देखो, एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि होने का कर्तव्य यही है कि देखो, हमें एक तो सबसे क्योंकि सबकी आकांक्षाएं पूरे करना, और हम चाहते भी, अपेक्षा भी हमारी भी खुद बहुत रहती हैं, लेकिन एक बजट का वो रहता है कि क्योंकि जो हमारा नया सेंसस आएगा, जी। क्योंकि 2011 के बाद पुराना सेंसस 2011 में हुआ था जनसंख्या, और उसके आधार पर अगर हम देखा जाए कि उस समय की जो, अगर हम आबादी अपने गांव की ही काउंट करें तो उस समय 1400 के करीब, जिस तरह 2100 की आबादी यहाँ पे काउंट करी गई थी, आज यहाँ पर उससे ज़्यादा वोटर्स हो चुके हैं, 1.5 गुना उससे ज़्यादा अधिक वोटर हो चुके हैं, और आबादी जस्ट उसकी 3 गुना हो चुकी है। जी। तो संसाधन का भी अभाव, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर पड़ता है। अब जिस तरह सेंसस 2021 में होना था, वो किसी कारणवश उस समय नहीं हो पाया कि कोरोना आ गया था। अब सेंसस हो रहा है, तो भविष्य में जो बजट भी पंचायतों में आएगा वही बढ़ के आएगा, और उस अनुपात में कार्य भी तेजी से होंगे। हमने अपना जो पिछले कार्यकाल में था, जो बजट्स आया उसके आधार पे, और उसके साथ ही अन्य माननीय विधायक जी के द्वारा, सांसद जी के द्वारा, या अन्य अपने जिस नामित अपने राज्यसभा में सांसद हैं आदरणीय नरेश बंसल जी, उनके द्वारा भी यहाँ पे क्षेत्र में काम करने का प्रयास करा है। बिल्कुल। सर लास्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे, जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? और आखिरकार सन 2027 के इलेक्शन करीब है, तो उसमें क्या तैयारी रहेगी और किस तरह से आप बताना चाहेंगे? मैम मैं तो जनरली कह रहा हूँ कि आप अगर कंपैरिजन भी करेंगे, अगर मातृशक्ति को किसी ने बढ़ाने का कार्य करा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा ही कार्य किया गया। और 2007 में ही जो महिला आरक्षण, उस समय हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री आदरणीय भुवन चंद्र खंडूरी जी, जो उसमें 2007 में मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा ये विधेयक लाया गया था, और उनमें पंचायतों में जनप्रतिनिधियों को 50% आरक्षण उनको दिया गया था। और उसके पश्चात अब आपने देखा होगा कि सरकार, केंद्र सरकार जब से 2014 से सत्ता में आई है, प्रधानमंत्री जी का सीधा ये रहा है कि महिलाओं को सशक्त करा जाए और महिलाओं को मजबूत करा जाए। आपने चाहे एनआरएलएम के माध्यम से देखा होगा, और साथ में अभी ये जिस तरह आपने देखा होगा, गांव में, हर गांव में समूह बन रहे हैं, और उसके बाद क्लस्टर बन रहे हैं, और क्लस्टर के बाद आपने देखा होगा कि हर न्याय पंचायत स्तर पर भी क्लस्टर बने हुए हैं। अभी हमारे यहाँ सक्षम क्लस्टर कार्य कर रहा है, और अपना सैंसपुर में आस्था क्लस्टर कर रहा है, ऐसे ही अनेक क्लस्टर बने हैं। और जब बहनों से बात भी होती है तो एक एक गांव में ऐसे कोई परिवार ऐसा नहीं छूटा जिसमें कोई ना कोई बहन रोजगार से ना जुड़ी है, और बहनें अपना स्वरोजगार का रास्ता भी अपना रही हैं, अपने पैरों पर भी खड़ी, परिवार की जिम्मेदारी भी निभा रही है और आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कहा है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, कि हमें बहनों को लखपति दीदी बनाना है, 2 करोड़ से अधिक बहनों को लखपति बनाना है। और मैं तो खुश होता हूँ कि हमारे सैंसपुर विधानसभा में कई ऐसे समूह हैं जो करोड़पति की श्रेणी में आ गए। अभी आस्था और इनकी, मैं सक्षम की बात कर ही रहा था, अभी एक अपना सोना ढोमी स्वाभिमान क्लस्टर जिसमें कल्पना विश जी हैं, उसकी अध्यक्ष वगैरह, और साथ में उन्होंने भी बेकरी वगैरह बढ़िया कार्य कर रही हैं। पिछले दिवाली पे भी हमने अपने सभी, जिस तरह मोदी जी ने कहा भी है कि हमें अगर अपने इनको आगे, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना है, तो हमें जो लोकल प्रोडक्ट, लोकल फॉर वोकल, इसका प्रयोग करना है, जिससे एक इनको रोजगार भी मिलेगा और बहनों को भी, और उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा, और वो भी और सशक्त होंगी। इस दिशा में कार्य करना है। सर जिस तरह से मैंने लास्ट में पूछा था, सन 2027 करीब है और इलेक्शन की तैयारी है, तो किस तरह से आप भाजपा पार्टी का दृष्टि अदा करेंगे और किस तरह से उन्हें संदेश देना चाहेंगे? मैम आप ये देखिए कि 2027 का चुनाव सामने है। आपने देखा होगा कि 2014 से लेकर लगातार यहाँ पर कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, और साथ में प्रदेश सरकार 2017 से और 2000 अपने पूर्व में त्रिवेंद्र रावत जी, यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने लगातार देखा होगा कि हमने स्वास्थ्य की अगर किसी सरकार ने चिंता की तो वो हमारी मोदी जी की सरकार ने, केंद्र में मोदी जी के, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर व्यक्ति को 5 लाख तक का सुरक्षा कवच देने का काम करा है। नहीं तो पहले लोग हॉस्पिटल में ले जाने के नाम पर भी डरते थे, लेकिन आज ले जाते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि ऑल वेदर रोड्स वगैरह, और साथ में अभी जिस तरह पूर्व में घोषणाएं होती थी कि
गढ़वाल तक ट्रेन जाएगी। अब वो ट्रेन भी लगभग उसका ट्रैक बनकर लगभग तैयार है। और भविष्य में आप देखेंगे इसके हमारी जो उत्तराखंड की पर्यटन से जो आमदनी होती है इसमें बहुत तेजी से इजाफा होगा। और ये भी आपको प्रदर्शित होगा। अभी आपने देखा होगा कि अपनी चार धाम की यात्रा चल रही है कि जितने टूरिस्ट उसमें कितनी संख्या में इजाफा हुआ है। बिल्कुल, वेरी गुड। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ वरिष्ठ नेता श्री यशपाल नेगी जी हैं, और अभी अभी जो आपने उनके विचार सुने, विचारों में अभी उन्होंने बताया कि सन 2027 के चुनाव नज़दीक हैं, और जिस तरह से भारतीय भाजपा पार्टी अपना काम कर रही है, आगे और भी इसी तरह से कार्य होते रहेंगे, विकास के बहुत अच्छे कार्य होंगे। मैं भी यही कहूँगी कि सर को एक बार ही मौका मिला तो जिस तरह से उन्होंने जिला पंचायत सदस्य में अपने आप को बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकास कार्य कर दिखाए हैं, और आगे आएंगे तो बहुत अच्छे कार्य होंगे। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और सबसे एक अपील करना चाहूँगा बिल्कुल कि हमारी जो 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में हैट्रिक की ओर बढ़ेगी, आप सबके आशीर्वाद और विश्वास के साथ। और निश्चित रूप से जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने करा है, और अपने प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी ने यूसीसी लाने का, सख्त नकल विरोधी कानून लाने का, और अभी आपने देखा होगा कि एक अन्य भी बहुत गुणात्मक सुधार हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं। और मतलब एक अधिकारियों को भी स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि जो पब्लिक का काम है उसको वरीयता दी जाए।